हेलो बच्चों, रेजोनेंस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। माई सेल्फ मनोज कुमार गुप्ता, सीनियर फैकल्टी इन फिजिक्स डिपार्टमेंट, रेजोनेंस कोटा। 2 अप्रैल 2025 के जेई मेन के ऑफिशियल पेपर के फिजिक्स पेपर के सॉल्यूशन देख रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, अभी अभी जस्ट नाउ आज मॉर्निंग में ऑफिशियल पेपर को रिलीज किया जेई एनटीए ने, तो उसके सॉल्यूशन देखते हैं। तो फर्स्ट, स्क्वायर लेमिना ऑफ OABC of length L 10 centimeter is pivoted at O. Force act at lamina as shown in figure. If lamina remains stationary, then the magnitude of F is. तो देखिए यहाँ से ये हिंज्ड है, ठीक है ना। तो हमें इस F अननोन फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो अब आप कह सकते हैं कि F नेट इज इक्वल टू 0, बट यहाँ पर जो फोर्स होंगे ना वो हमें बेटा पता नहीं होंगे, NX NY बोल सकते हैं। तो F नेट 0 से तो हमें इसका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो हम जानते हैं कि इक्विलिब्रियम में कोई बॉडी है तो उसका टॉर्क भी क्या होता है, 0। तो O पॉइंट के अबाउट हम टॉर्क लिखेंगे तो NX और NY का टॉर्क क्या होगा, 0। तो हम O पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखेंगे तो हमारे पास सिर्फ एक ही फोर्स अननोन होगा, ठीक है। और ये फोर्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो O पॉइंट के अबाउट टॉर्क 0 कर देते हैं। टॉर्क अबाउट O इज इक्वल टू व्हाट, 0। तो ये साइड 10 सेंटीमीटर है, तो टॉर्क का फॉर्मूला हम सब जानते हैं, F इंटू आर परपेंडिकुलर होता है। डायरेक्शन, F वाले टॉर्क की डायरेक्शन देख सकते हैं, इस तरफ होगी। 10 वाले का टॉर्क 0 होगा क्योंकि इसकी लाइन ऑफ एक्शन O में से पास हो रही है। इस वाले 10 का जो डायरेक्शन होगा वो इस तरफ होगा, और इस वाले 10 का डायरेक्शन इस तरफ होगा। इस वाले 10 का टॉर्क 0 होगा, और इस वाले 10 का जो डायरेक्शन होगा वो इस तरफ होगा, ठीक है ना। तो जो नेट इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, F इंटू 10। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ठीक है ना। 10 इंटू 10 माइनस 10 इंटू 10, ठीक है बेटा। और ये वाला टॉर्क जो लिखेंगे हम, माइनस 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 0। तो यहां से हम देख सकते हैं फोर्स F की जो वैल्यू है दैट इज 10 न्यूटन। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। ए रिवर इज फ्लोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन विद स्पीड 9 किलोमीटर पर आवर। तो रिवर जो है वो 9 किलोमीटर पर आवर से वेस्ट टू ईस्ट फ्लो कर रही है। If a boat capable of moving 27 किलोमीटर पर आवर, मैक्सिमम 27 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, तो मतलब वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 27 है। इट क्रॉसेज द रिवर इन हाफ ए मिनट, हाफ मिनट को बोल सकते हैं 1/120 आवर, ठीक है ना। while moving with the maximum speed at an angle of 150 डिग्री to the direction of flow of river। तो देखो बोट इस तरफ चल रही है, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर यहां से 150 डिग्री, इसका मतलब ये एंगल हो गया 60 डिग्री, ठीक है। और इस रिवर को क्रॉस करने के लिए ये कंपोनेंट चाहिएगा हमें, दिस इज व्हाट 27 किलोमीटर पर आवर है ना, मैक्सिमम स्पीड से ही चल रही है। तो ये कंपोनेंट हो जाएगा VBR cos थीटा, या V cos थीटा ही लिख देते हैं, ठीक है ना, cos V cos 60, ठीक है। मतलब 27/2 हो गया बेटा किलोमीटर पर आवर, ये वाला कंपोनेंट। और इसको क्रॉस करने में इतना वक्त लगता है, तो ये विड्थ ऑफ रिवर D है, तो मैं कह सकता हूँ टाइम जो लगेगा वो D/V cos 60 लगेगा, ठीक है। और हम इसे कह सकते हैं टाइम इज 1/120। D मुझे कैलकुलेट करना है, V cos 60, V cos 60 का वैल्यू हो जाएगा 27/2। तो यहाँ से D की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। D की जो वैल्यू किलोमीटर में आ जाएगी आपको 27/2 और इंटू 120 किलोमीटर। अब ऑप्शंस देखें आप, ऑप्शंस जो है वो मीटर में है, इसका मतलब इसे मीटर में बदल लेते हैं। तो 27 इंटू 1000 अपॉन 2 इंटू 120, ठीक है। इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो ये 0 कैंसिल और ये
3 से कैंसिल हो जाएगा 9 और ये 4 और ये हो जाएगा 25, ठीक है। 25 इंटू 9 इज 225, 225/2, इसका मतलब 1112.5 मीटर आ जाएगा। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो 1112.5 मीटर होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ये बोर्ड की बुक्स में भी है। ए पॉइंट चार्ज Q is placed at origin, a second point charge 9Q is placed at D00। ये Q है और ये क्या है 9Q, ये 000 पर है, ये D00 पर है, ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से। द पॉइंट बिटवीन देम वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड वेनिसेस, तो यहाँ कहीं होगा कोई कोऑर्डिनेट जहाँ x00 पर हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाता है, तो x बताना है। तो देखिए इस वाले चार्ज का फील्ड, Q चार्ज का फील्ड इधर होगा KQ/x², क्योंकि ये डिस्टेंस x है, और इस वाले चार्ज का फील्ड होगा K9Q/d-x²। दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो हम लिख सकते हैं KQ/x² इज इक्वल टू K9Q/d-x²। इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो 1/x² इज इक्वल टू 9/d-x²। तो 1/x स्क्वायर रूट ले लेते हैं 3/d-x, इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो ये d-x इज इक्वल टू 3x, तो x इज इक्वल टू d/4 आ जाएगा बेटा। तो x इज इक्वल टू d/4 मतलब d/4 0 0, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए लाइट वेव इज प्रोपागेटिंग विद प्लेन वेव फ्रंट्स ऑफ टाइप x + y + z + c इज इक्वल टू c, देन एंगल मेड बाय द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपागेशन। तो डायरेक्शन देखो वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होती है, ये वेव फ्रंट है, ठीक है ना, और जो वेव होती है वो वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर जाती है, तो ये प्रोपागेशन, वेव प्रोपागेशन, ठीक है। तो वेव फ्रंट यदि ax प्लस by प्लस cz इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, ठीक है ना, तो हम जानते हैं कि इसका जो नॉर्मल है वो a, b, c से गुजरता है। तो यहाँ देखें तो इसके कोफिशिएंट देख लो 1 1 1, ठीक है, सब लोग आप मैथ्स में पढ़ते हैं। तो इसका जो नॉर्मल का जो डायरेक्शन है वो होगा i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, डायरेक्ट बोल सकते हैं। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि भाई एंगल मेड बाय द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपागेशन मतलब नॉर्मल विद x एक्सिस, तो x एक्सिस से इसने क्या एंगल बना रखा होगा, यहाँ से देख सकते हैं डायरेक्शन कोसाइन से लिख सकते हैं, cos अल्फा बराबर 1/√1² + 1² + 1², ये x एक्सिस से बनाया गया एंगल होता है। तो ये 1/√, क्या आ जाएगा 3, तो अल्फा बराबर आ जाएगा cos इनवर्स 1/√3। वैसे तीनों एक्सिस से सेम ही एंगल बना रहा है, लेकिन x एक्सिस से पूछा है तो इसका हो जाएगा सेकंड आंसर, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इससे पहले ये क्वेश्चन पूछा नहीं था, ठीक है। ए रिलेशन बिटवीन द मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी, तो हम सब जानते हैं म्यू आर इज इक्वल टू 1 + काई होता है, म्यू आर और काई का रिलेशन, ठीक है। इसको आप लिख सकते हैं μ/μ0 इज इक्वल टू 1 + काई। अब आपको काई का रिलेशन बताना है, तो काई का रिलेशन हो जाएगा μ/μ0 - 1, जो कि सेकंड ऑप्शन में है, तो सेकंड इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। कंसिडरिंग बोर्स एटॉमिक मॉडल for hydrogen atom, the energy of the hydrogen atom in ground state is same as energy of helium plus in first excited state. First excited state is n बराबर 2, ठीक है। एनर्जी इन ऑफ हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट इज सेम एज Li + 2, ठीक है ना, तो Li + 2 इन सेकेंड स्टेट, ठीक है ना, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट है ये, ठीक है। तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, तो ये हो गया n बराबर 3, ठीक है।
देखो यहाँ Li+2 है तो इसका Z बराबर कितना होता है 3, He प्लस का Z बराबर क्या होता है 2। और हम जानते हैं हाइड्रोजन एटम में एनर्जी का जो फॉर्मूला हाइड्रोजन लाइक स्पेसीज के लिए होता है ये होता है Z²/n²। तो यहाँ से एक ट्रिक ध्यान रख सकते हो कि इफ Z²/n² सेम है तो एनर्जी लेवल की एनर्जी क्या होगी सेम। मतलब हम ये याद रखते हैं Z1²/n1² इज इक्वल टू Z2²/n2²। ठीक है, तो हाइड्रोजन में Z बराबर 1 n बराबर 1, ठीक है ना, n3²। हाइड्रोजन में Z बराबर 1 n बराबर भी 1 है ग्राउंड स्टेट, तो 1²/1²। तो इसमें 2²/2² होगा, इसमें 3²/3² होगा। तो गॉट इट व्हाट आई एम सेइंग, एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट सेम एज द दैट ऑफ फॉर Li+2 आयन इन सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। तो ये सही है। और एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट इज सेम एज एनर्जी ऑफ He+2 आयन इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये भी सही है, n बराबर 2। तो ए और बी दोनों सही है, ठीक है ना। सी में लिखा है एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट इज सेम एज दैट ऑफ He+ आयन इन इट्स ग्राउंड स्टेट, गलत। अगेन Li+2 का भी ये ग्राउंड स्टेट में गलत होगा। तो ए और बी सही है, सी और डी गलत है, ठीक है। और ए और बी सही ऑप्शन कौन सा है, थर्ड। क्लियर। Let B1 be the magnitude of the magnetic field at the center of the circular coil of radius r, ठीक है, carrying current I। और B2 be the magnitude of the magnetic field at the axial distance x। और यहाँ एक रिलेशन दिया है x/r इज इक्वल टू 3/4। तो x की वैल्यू होगी 3r/4 बेटा, ठीक है ना। तो आपको B2/V1 बताना है, तो मैं एक्सिस पर B का फॉर्मूला लिखता हूं, B2 इज इक्वल टू μ0 I r² r² प्लस x² की जगह लिखते हैं 9r² की होल पावर 3/2, ठीक है ना। इसको सॉल्व कर लेते हैं, μ0 I/r² 2r³ को बाहर ले लेते हैं, r³ बाहर आ जाएगा, तो 1 + 9/16 की पावर 3/2 आ जाएगा। और अब आप ये कह सकते हैं कि ये आपका B1 हो गया, r² से ये कैंसिल हो जाएगा, तो μ0 I/2r क्या हो जाएगा B1। तो आप इसे लिख सकते हैं B1 और अपॉन 25/16 की होल पावर 3/2। क्लियर। और इसे आप लिख सकते हैं B1 अपॉन 5/4 का होल स्क्वायर, तो 5³ अपॉन 4³ ऊपर आ जाएगा, और 4³ मतलब 64/125 B1। और ये करेक्ट ऑप्शन है थर्ड, ठीक है। नेक्स्ट, a Zener diode with 5 volt Zener voltage is used to regulate a unregulated DC input voltage of 25 volt। तो देखिए सर्किट बनाते जाते हैं, 25 वोल्ट की एक बैटरी है, ठीक है ना, Zener डायोड लगा हुआ है, आपको पता है रिवर्स बायस में लगाते हैं। फॉर ए 400 ओम रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज, तो 400 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। जीनर करंट इज फाउंड टू बी 4 टाइम्स द लोड करंट, लोड इस तरफ लगाते हैं, तो ये वाली करंट यदि I है तो लोड रेजिस्टेंस में जाने वाली करंट 4I होगी। जीनर करंट इज टू बी फाइंड आउट 4 टाइम्स ऑफ द लोड करंट, सॉरी, तो ये जो करंट है इसको कहते हैं I, तो इधर जीनर डायोड में जाने वाली करंट को कहते हैं 4I, ठीक है बेटा, उल्टा है 4I। तो यहां जो करंट होगी दैट इज 5I। अब क्वेश्चन में हमसे कहा है कि जीनर के वोल्टेज 5 वोल्ट है, तो लोड के वोल्टेज भी कितने होंगे 5 वोल्ट, ठीक है। और यहां जो करंट जाएगी ये 5I होगी, ठीक है। अब आपको पता है कि ये 25 वोल्ट में से 5 वोल्ट इधर है, तो यहाँ कितने वोल्टेज रह गए, देखिए ये तो पैरेलल में 5 वोल्ट, तो ये कितने वोल्टेज होंगे 20 वोल्ट। तो इस 400 ओम पर 20 वोल्ट आएंगे, आप KVL से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये 20 वोल्ट जो है वो IR के बराबर होगा, तो R हमें पता है, तो 5I इसमें करंट है और R इसका 400 है,
तो यहाँ से हमें आई का वैल्यू मिल जाएगा बेटा। तो दिस इज व्हाट आई इज इक्वल टू 20/5 इंटू 400। तो ये 20 से कैंसिल हो जाएगा, तो 1/100 एम्पियर आ जाएगी, और 1/100 का मतलब हो गया 10 मिली एम्पियर। तो ये 10 मिली एम्पियर करंट इधर जा रहा है, ठीक है ना। आई जो है 10 मिली एम्पियर। अब आपसे कहा कि उस पर जो वोल्टेज है वो 5 वोल्ट है, तो आई इंटू आर लोड, तो 10 मिली एम्पियर इंटू आर लोड कर देते हैं, तो वो किसके बराबर आएगा, 5 वोल्ट के बराबर आएगा। तो आप कह सकते हैं कि ये 1/100, तो आर लोड अपॉन 100 इज इक्वल टू 5। तो आर लोड की जो वैल्यू होगी वो 500 ओम आ जाएगी। सिमिलर क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है, ये जीना डायोड का ध्यान रखना होता है। तो आप कह सकते हैं कि आर लोड इज 500 और जो लोड करंट है वो है 10 मिली एम्पियर। यहाँ मिसप्रिंट है, ये थर्ड ऑप्शन में ये करंट जो होगी बेटा ये 10 मिली एम्पियर होगी, है ना। ये पीपीटी में मिसप्रिंट है, ओरिजिनल पेपर मेरे हाथ में ही है, और आपके ये इसमें जो है 10 मिली एम्पियर गिवन है। ओके, तो 10 मिली एम्पियर एंड आर लोड, तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये देखिए ये 2 सेंटीमीटर है और ये 1 सेंटीमीटर है ना फिगर में, और ये जो एंगल है बेटा वो अल्फा है, ठीक। और ये डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर है, ये 20 सेंटीमीटर इसकी फोकल लेंथ है, एक कॉन्वेक्स लेंस है। और आपसे इसमें पूछा कि द इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द अपोजिट साइड, एंगल मेड बाय द इमेज, ये ऑप्शंस है, ठीक है ना। तो देखिए इमेज कैल्क देख लेते हैं इसकी। तो जो इमेज का एक्स कोऑर्डिनेट है पहले तो वो निकाल लेते हैं, मतलब अलोंग वी निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो 1/v माइनस 1/u माइनस 30, u माइनस 30 है और f कितना है 1/20, तो 1/v बराबर 1/20 माइनस 1/30, तो v की जो वैल्यू आएगी बेटा वो +60 आ गई, ठीक है ना। तो ये 60 पर बनेगी ये इमेज। अब आप देखिए एच आई वाला मैग्निफिकेशन निकाल लेते हैं, एच आई बाई एच ओ इज इक्वल टू वी बाई यू। तो एच ओ की वैल्यू 2 है, तो एच आई बराबर वी का वैल्यू 60, यू का वैल्यू माइनस 30 और एच ओ की वैल्यू 2, तो आप ये कह सकते हैं -4। मतलब ये जो कंपोनेंट इधर बन रहा है ये 4 बनेगा नेगेटिव में, ठीक है। ठीक है ना, ये 4 बनेगा, ठीक। अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस हम जानते हैं, इसको डिफरेंशिएट करके फॉर्मूला आता है dv बराबर v² / du अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ना। इस 1/v वाले फॉर्मूले को डिफरेंशिएट करके हम ला सकते हैं कि ये जो साइज, ये जो कंपोनेंट है वो कितना आएगा, ठीक। तो देखते हैं v² / u², तो v² की वैल्यू 60², ठीक है, u² की वैल्यू 30², du की वैल्यू कितनी है 1 सेंटीमीटर, तो ये हो गया आपका 4, ये भी 4 आएगा बेटा। तो जो इमेज बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी अप्रोक्सीमेटली, जिसका ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, तो ये जो एंगल होगा इसको मैं थीटा बोल देता हूँ, तो tan थीटा इज इक्वल टू 4/4, तो 1, तो 45 डिग्री का बनेगा। लेकिन ध्यान रखना क्या है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है और ये प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है नीचे। इसका मतलब ये जो एंगल यहाँ दिया है इसमें -45 को सेलेक्ट करेंगे, +45 को नहीं करेंगे। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ऐसे होता तो हम लिख देते +45, इसके सिमिलर, ओके। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 में गिवन है, ओके। नेक्स्ट, particle is subjected to two simple harmonic motion, x1 is equal to √7 sin 5t and x2 is equal to 2√7 sin 5t. X is the displacement and t is the time. Maximum acceleration of particle is given as this, x into 10⁻⁻2 meter per second square. The value of x is, अब एक्सेलरेशन की जो मैक्सिमम वैल्यू है, एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू a ओमेगा स्क्वायर होती है। कैसे आती है, x बराबर a साइन ओमेगा टी को +5 को डिफरेंशिएट करो, एक बार v आएगा, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू a ओमेगा कोस, ठीक है ना। और एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू फिर से डिफरेंशिएट करो तो -a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा t +5 टाइप से आएगी।
तो ये जो है ये मैक्सिमम वैल्यू होती है एक्सेलरेशन की, मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो ए ओमेगा स्क्वायर होती है, ठीक है। तो ए ओमेगा स्क्वायर के लिए मुझे एम्पलीट्यूड पता करना पड़ेगा रिजल्टेंट मोशन का, ओमेगा तो 5 ही रहेगा, ठीक है ना। तो रिजल्टेंट मोशन की इक्वेशन बनानी है एक्चुअली, लेकिन हमें पता है कि जब सेम फ्रीक्वेंसी वाली एसएचएम मिलती है सेम डायरेक्शन में तो उनकी फ्रीक्वेंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अंदर जो एक्सप्रेशन आएगा वो तो इसमें ये वाला टर्म 5t आएगा, यहाँ एंगल चेंज हो जाएगा और यहाँ ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आएगा जिसको आर बोल दो या ए बोल दो, ठीक है ना, इसको ए बोल देते हैं। और ये आपकी इक्वेशन कुछ x1 + x2 वाली ऐसे आती है। तो ये कैसे कैलकुलेट करते हैं आर ए की वैल्यू, तो हम कहते हैं फेजर मेथड से दोनों का एम्पलीट्यूड का फेजर बना लेते हैं। ये 2√7 और ये √7 और इनके बीच में जो एंगल है जो इनके फेज डिफरेंस के इक्वल है, तो इनका जो फेज डिफरेंस है वो कितना है 60 डिग्री, ठीक है। अब इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर में करते हैं उसी तरह से हम रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। और इस एम्पलीट्यूड की वैल्यू होगी √a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 कोस थीटा, थीटा इन दोनों के बीच का जो एंगल है। तो इसे सॉल्व करते हैं अपन, तो ठीक है। इसकी वैल्यू क्या आएगी √2√7 का होल स्क्वायर, तो 2√7 का होल स्क्वायर प्लस √7 का होल स्क्वायर, फिर 2 इंटू 2√7 इंटू √7 और cos 60 भी आएगा। cos 60 1/2 होता है, तो ये cos 60 वाला 1/2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। और अब इसे कैलकुलेट करते हैं तो ये हो गया 28, हाँ 4 इंटू 7 28, ये भी हो गया कितना 7 और ये 2 इंटू 7 14, तो ये 49 हो जाएगा अंडर रूट के अंदर, ठीक है ना। और 49 का मतलब 7, तो a का वैल्यू आ जाएगा 7, ठीक है ना। सेंटीमीटर है, ध्यान रखना ये यूनिट दे रखी है सेंटीमीटर और ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर में है, तो मैं लिख देता हूँ 7/100 मीटर हो गया अब ये, ओके। ओमेगा की वैल्यू 5 है तो ये मैं कह सकता हूँ दिस इज 5 इंटू 5, तो ये 4 से क्या है कैंसिल हो जाएगा मैक्सिमम एक्सेलरेशन ए ओमेगा स्क्वायर ना, तो 7 ये 4 से कैंसिल हो जाएगा 7/4। अब मैं इसे क्या कह सकता हूँ 7/4 इज इक्वल टू x इंटू 10⁻⁻², ठीक है। तो ये x की वैल्यू आएगी 700/4, x की जो वैल्यू आएगी दिस इज 7 इंटू 100/4, ठीक है। 100/4 हो गया 25, तो 7 इंटू 25 हो गया 175, ये इस जगह x की वैल्यू भरेंगे 175। 175 कौन से ऑप्शन में है, थर्ड ऑप्शन में, ठीक है ना। तो SHM सुपरपोजिशन का क्वेश्चन है और काफ़ी काम भी आता है कि दो SHM को कैसे ऐड किया जाता है, ठीक है ना। ये बच्चों को आना चाहिए, वेक्टर की तरह ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट, द बैटरी ऑफ ए मोबाइल फोन इज रेटेड एज 4.2 वोल्ट 5800 मिली एम्पियर आवर, ठीक है। तो देखो पावर ऑफ द बैटरी का फॉर्मूला होता है V इंटू आई, हम कह सकते हैं, और इस एनर्जी अपॉन टाइम इज VI। तो आपसे क्वेश्चन में यही पूछा हाउ मच एनर्जी इज स्टोर्ड इन इट व्हेन फुली चार्ज्ड, तो E इज इक्वल टू व्हाट VIT, E इज इक्वल टू व्हाट VIT, ये इतनी एनर्जी स्टोर होगी, ठीक है। अब आपसे ये I इंटू टी दे रखा है, ध्यान से देखो मिली एम्पियर आवर, तो बस इसे कन्वर्ट करना है जिससे जूल में आंसर आ जाए, किलो जूल में कन्वर्ट कर देंगे। तो वोल्टेज तो 4.2 है, ओके। करंट इनटू आवर ये जो दे रखा है इसको मिली एम्पियर को एम्पियर में बदल देते हैं, 5800 मिली एम्पियर का मतलब 10⁻³ आवर का मतलब सेकंड कितने हुए 60 इंटू 60 सेकेंड, तो ये मल्टीप्लाई करना है बस आपको, और इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको 4.2 इंटू 58 इंटू 60 इंटू 6, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएंगे, देखो है ना, ये कैंसिल हो जाएंगे, ऐसा आ गया। तो मैं इसको भी लिख देता हूँ 42 इंटू 58 इंटू 36, ऐसा हो जाएगा, जीरो यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा। इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसे मल्टीप्लाई करके और 1000 से डिवाइड कर देंगे, है ना। तो किलो जूल में जो आंसर आएगा वो आएगा अपॉन 1000, तो ये आंसर हो जाएगा किलो जूल में, ठीक है ना। और ये आंसर लगभग 87.7 के पास आएगा,
ठीक है, आसानी से, बहुत डिफरेंस है, तो ये वैल्यू आंसर में आएगी। तो ये भी एक क्वेश्चन इजी ही है। In an adiabatic process, which of the following statement is true? The molar heat capacity, adiabatic process, okay? तो adiabatic process में क्या होता है पहले देख लो, Q is equal to 0 होता है, no heat exchange between system and surrounding। यदि Q 0 होगा तो डेल्टा U प्लस W भी क्या हो जाएगा 0, तो W is equal to what, माइनस डेल्टा U, या डेल्टा U is equal to what, माइनस W बाई, या फिर हम इसको कह सकते हैं W ऑन इज डेल्टा U। तो इससे रिलेटेड ऑप्शंस है। तो मोलर हीट कैपेसिटी जो होती है वो C इज इक्वल टू क्यू अपॉन एन डेल्टा टी होती है। तो ये तो आप कह सकते हैं कि Q 0 है तो C भी क्या होगी 0। तो मोलर हीट कैपेसिटी इज इनफाइनाइट, गलत। द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस डिक्रीजेज एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज। ऐसा कैसे हो सकता है, इंटरनल एनर्जी तो हमेशा बढ़ती ही है, टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ेगी। डेल्टा यू इज इक्वल टू, डेल्टा यू का फॉर्मूला होता है F/2 NR डेल्टा टी। तो इंटरनल एनर्जी का डिक्रीज होने का प्रश्न ही नहीं है, तो ये गलत है ना। मोलर हीट कैपेसिटी 0, बिल्कुल सही। वर्क डन बाय द गैस इज इक्वल टू इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। वर्क डन बाय द गैस इज इक्वल टू इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी नहीं होगा। यदि मैं आप गौर से देखें तो W बाई बराबर माइनस डेल्टा यू आएगा। तो माइनस डेल्टा यू का मतलब हो गया डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक है ना। तो ये भी गलत हो गया। तो सही आंसर कौन सा है, थर्ड ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ए स्मॉल बॉब ऑफ मास 100 मिलीग्राम and charge 10 microcoulomb is connected to an insulating string of length 1 meter. It is brought near to an infinite long non-conducting sheet. Non-conducting sheet का फील्ड कितना होता है, non-conducting sheet का फील्ड होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ओके, ऑफ चार्ज डेंसिटी सिग्मा। ये सिग्मा लिख देते हैं इसको, ठीक है ना। ए भी लिख सकते हैं, एज शोन इन फिगर। If string subtends an angle of 45 degree with the sheet, तो ये एंगल 45 डिग्री डायग्राम बना हुआ है with the sheet at equilibrium, the charge density will be, मतलब सिग्मा निकालना है। तो देखो जो फोर्स लगेगा वो Q इंटू ई होगा, ठीक है, और ये mg के बराबर होगा। और तीसरा फोर्स यहाँ लगेगा टेंशन T। अब आप इक्विलिब्रियम पर कह सकते हैं इसके कर लो कंपोनेंट थीटा 45, तो ये क्या हो जाएगा T cos 45, ये क्या हो जाएगा T sin 45, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम पर हम कह सकते हैं देखो T sin 45 किसके बराबर होगा, Q E की वैल्यू मैंने लिखी है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ओके, और T cos 45 की वैल्यू mg के बराबर, और ये दोनों तो सेम ही है, T sin 45 T cos 45, डिवाइड कर दो चाहे जैसे भी, तो Q सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट जो होगा वो mg के बराबर होगा, और यहाँ से सिग्मा की जो वैल्यू होगी mg इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई Q आ जाएगी बेटा। इसे सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अब आंसर जो है वो मैं ले आता हूँ, सिग्मा m इज व्हाट 100 मिलीग्राम। ध्यान से 100 मिलीग्राम का मतलब हो गया 10⁻³ करोगे तो ग्राम, और 10⁻³ करोगे तो किलोग्राम, ठीक है। जी की वैल्यू 10 ही लिख लेते हैं। 2 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू अभी ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है ना, अपॉन क्यू की वैल्यू कितनी है, क्यू जो है 10 माइक्रोकूलम, तो 10 इंटू 10⁻⁻6। पहले एप्सिलॉन नॉट में आंसर निकाल लेते हैं। तो ये आपका 10⁻³ तो ये कैंसिल ऊपर ही हो गया, 10⁻⁻6 ऊपर जाएगा तो 10⁻3, 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू 10⁻3, और एक 10 कैंसिल 2, ये आ जाएगा 200 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। अब एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी गिवन है यहाँ, ठीक है, तो 200 इंटू 8.85 इंटू 10⁻⁻12, 200 एप्सिलॉन नॉट हो गया ये, ओके। तो ये 2 जीरो कैंसिल, तो 10⁻10 हो गया, और ये सॉल्व कर लो तो ये आ जाएगा 17.7 आएगा, ये 17.77 इंटू 10⁻10 इन्होंने दिया है नैनोकूलम। नैनोकूलम के लिए हम 9 कर देते हैं, तो 1.77 लिखेंगे तो 10⁻⁻9 हो जाएगा नैनोकूलम पर मीटर स्क्वायर, ओके। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 4 में है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड ऑफ मास m ऑन लेंथ l इज अल्फा, ठीक है ना, ये इसमें दिया है कि इस एक्सेस से पास होने वाला जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अल्फा गिवन है बेटा, है ना, ए नहीं है ऑप्शन में, ए की जगह अल्फा होगा, क्लियर, ए मान लो, ठीक है। इसका फॉर्मूला हम सब जानते हैं, इसका मास m है, लेंथ l है, तो ICM जो होता है वो ml स्क्वायर बाई 12 होता है, क्लियर। अब आपसे कहा है कि नाउ द रॉड इज कट इनटू टू इक्वल पार्ट्स, रॉड को दो इक्वल पार्ट्स में कट किया है, तो दो इक्वल पार्ट्स हो गए ऐसे, तो ये L/2 के दो पार्ट हो गए। फिर आपसे कहा है कि दे पार्ट्स एंड दीज आर जॉइंट सिमेट्रिकली इन द फॉर्म टू फॉर्म ए क्रॉस शेप, एक क्रॉस शेप, मतलब देखो एक L/2 की रोड ऐसे लगाई, M/2 L/2 इधर लिख देता हूँ, M/2 L/2, और एक क्रॉस शेप रोड M/2 L/2 की ऐसे लगा दी, ओके। अब आपसे इसमें क्या कहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एक्स ऑफ क्रॉस अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर नॉर्मल टू द प्लेन। अब इसके अबाउट निकालना है, नॉर्मल टू द प्लेन के अबाउट निकालना है, ध्यान रखना है, फॉर्मूला सेम ही होगा, ठीक है ना, मतलब इस एक्सिस के अबाउट अभी भी हम फॉर्मूला लगा सकते हैं ml स्क्वायर बाई 12, लेकिन अब हमको ध्यान ये रखना है कि हमारे पास जो मास है वो m/2 है, लेंथ जो है वो l/2, और रॉड कितनी है, दो, एक रॉड और दो रॉड, तो दोनों रॉडों पे फॉर्मूला लगाऊंगा 2 टाइम्स, दो रॉड है इसलिए m/2, लेंथ कितनी है l/2 का होल स्क्वायर, और वही फॉर्मूला डिवाइडेड बाई 12, देखते हैं कितना आता है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट I डैश, तो ये 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, और ये कितना हो गया ml स्क्वायर बाई 12, और एक 4 और आ जाएगा, तो ये वाली टर्म अल्फा है, तो दिस इज व्हाट अल्फा बाई 4, तो जो नया सिस्टम है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा अल्फा बाई 4, और हम जानते हैं कि मास डिस्ट्रीब्यूशन यदि एक्सिस के पास आ जाएगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो कम हो जाएगा, तो यहां मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया अल्फा बाई 4। chord negligible mass is bound, chord of negligible mass is bound around the wheel, ये एक wheel है, around the rim of the wheel, ठीक है ना, supported by spokes, मतलब इसको रिंग की तरह मान सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि स्पोक्स है। द मास ऑफ द व्हील ऑफ 10 kg एंड रेडियस इज 10 सेंटीमीटर, रेडियस जो है वो 10 सेंटीमीटर का मतलब 0.1 मीटर, एंड इट कैन फ्लाई फ्रीली रोटेट विदाउट एनी फ्रिक्शन, ठीक है ना, फ्रीली रोटेट कर सकती है, इनिशियली द व्हील इज एट रेस्ट, ठीक है। इफ ए स्टडी पुल ऑफ 20 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द कॉर्ड, द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द व्हील, देखिए दोनों तरह से कर सकते हैं, यहाँ पे टॉ बराबर I अल्फा भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, अल्फा निकाल लो, ठीक, और उसके बाद आपसे कहा है 1 मीटर चलने के बाद, तो फिर 1 मीटर चलने के बाद ए निकाल लो अल्फा के बाद, ठीक है ना, तो 1 मीटर चलने के बाद वेलोसिटी आ जाएगी v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, और a की वैल्यू अल्फा r के बराबर होगी, ठीक। हम इसे एनर्जी कंजर्वेशन से करेंगे, देखो यहाँ से 1 मीटर डिस्प्लेस करेंगे तो इसका जो वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इससे सिंपल आ जाएगा, ठीक है। तो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया जरूर चाहिएगा इसके लिए, क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो हाफ I ओमेगा स्क्वायर होता है, रोटेटिंग व्हील है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ऐसे लिखेंगे, तो I निकाल लेता हूं, तो अब हम इसे डिस्क कहें या रिंग, तो इसमें लाइट स्पोक्स लगे हुए हैं, तो अब कुछ कहा भी नहीं है तो हम इसे रिंग ही मान लेते हैं, I इज इक्वल टू mr स्क्वायर, ओके, तो mr स्क्वायर इस एक्सिस के अबाउट, तो m की वैल्यू 10, r की वैल्यू 0.1 का स्क्वायर 0.01, तो 10 इंटू 0.01 का मतलब हो गया है 0.1, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया है 0.1, ओके। तो हो जाएगा काम, अब W कितना हो गया 20 इंटू 1 वर्क डन होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट cos 0, डेल्टा के हाफ I की वैल्यू कितनी है 0.1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो बहुत बढ़िया, ये हो गया 400, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा 400, तो यहाँ से ओमेगा की जो वैल्यू मुझे मिल गई ये 20 रेडियन पर सेकेंड मिल गई, ठीक है। तो 20 रेडियन पर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर, थर्ड ऑप्शन में है। नेक्स्ट, कंसिडर टू इनफाइनाइट लार्ज प्लेन पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स, ठीक है ना, तो दो प्लेन है सिग्मा -2 सिग्मा
as shown below. The plates are uniformly charged with surface charge density plus sigma and minus 2 sigma. ठीक है. The force experienced by the point charge Q, यहाँ एक पॉइंट चार्ज रखा है. देखिए, तो आपको ये फॉर्मूला पढ़ाया जाता है ना, फोर्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज Q इंटू ई. तो देखो, हमने फोर्स का कूलम लॉ का फॉर्मूला पढ़ा K(Q1 Q2 by R स्क्वायर. तो वहां से हमें ध्यान ये रखना है कि K(Q1 Q2 by R स्क्वायर पॉइंट चार्ज के लिए होता है. अब जब भी किसी और फोर्स का इलेक्ट्रोस्टैट्स में बात हो रहा है, पॉइंट चार्ज नहीं है, एक्सटेंडेड चार्ज है, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाया जाता है. इलेक्ट्रिक फील्ड में हम Q इंटू ई का फॉर्मूला लगाएंगे. किसी पॉइंट चार्ज Q पर ई इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना फोर्स होता है, Q इंटू ई. तो अब ई यहाँ निकाल लेते हैं. तो इस वाली प्लस प्लेट का ई होगा इस तरफ सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और इस माइनस प्लेट का भी इधर होगा, ये कितना होगा 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट. दोनों का फील्ड ऐड होके नेट बन जाएगा, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो हम कह सकते हैं Q इंटू 3 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट. ये फोर्स यहाँ पर लगेगा Q इंटू 3 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट. ऐसा कौन सा ऑप्शन है? ऐसा ऑप्शन नंबर 4 में है. तो 4 इज द करेक्ट आंसर. क्लियर? तो इतना सिंपल सवाल था. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. मैच द लिस्टिंग. ए कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डायमेंशन है ईटा. ईटा इज एफ अपॉन 6 पाई आर वी. 6 पाई को लिखने की जरूरत नहीं है, आर वी. इंटेंसिटी ऑफ वेव, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकेंड. ओके, इंटेंसिटी. प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर अपॉन डिस्टेंस. प्रेशर अपॉन डिस्टेंस को बोलते हैं प्रेशर ग्रेडियंट, डेल्टा पी बाई डेल्टा एक्स. और कंप्रेसिबिलिटी बल्क मॉडुलस का रेसिप्रोकल होता है. जरूरत होगी तो निकाल लेना, ठीक है ना. वैसे इन तीन से ही काम चल जाएगा. विस्कोसिटी कोफिशिएंट एफ अपॉन आर वी, एम एल टी माइनस 2 अपॉन आर एल, और v इज एल टी माइनस 1. तो इसे जब सॉल्व करते हैं एक एल कैंसिल, एम 1 एल माइनस 1 टी माइनस 1 हो जाएगा. क्लियर? तो ऐसा ऑप्शन है फोर्थ, फर्स्ट का फोर्थ. ठीक है. इंटेंसिटी ऑफ वेव, एनर्जी अपॉन ए टी. एनर्जी इज एम एल 2, फोर्स इंटू डिस्टेंस. फोर्स, देखो मेरा यहाँ आपसे कहना है कि फोर्स, एनर्जी, पावर, इनके याद रखें. डायमेंशनल फॉर्मूले डायरेक्ट इनके फोर्स से याद हो जाते हैं. A इज एल स्क्वायर, T इज T, तो एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. तो दिस इज व्हाट M1 L0 T माइनस 3. M1 L0 T माइनस 3 देखो फर्स्ट ऑप्शन में है, तो ये हो गया फर्स्ट. मुझे लगता है इससे ज़्यादा करने की जरूरत ही नहीं है. देखिए आप, ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी फोर्थ, A का 4, B का 1, बस A का 4 B का 1 इसी में मैच होगा, तो आंसर तो थर्ड ही होगा. अब आपको प्रेशर ग्रेडियंट निकालना है, तो प्रेशर ग्रेडियंट प्रेशर बाई डिस्टेंस होता है. ठीक है. तो प्रेशर का वैल्यू होता है फोर्स बाई एल, फोर्स बाई एरिया, और एक डिस्टेंस और है तो एक एल और लग जाएगा. फोर्स अपॉन वॉल्यूम जैसा हो जाएगा. तो फोर्स इज व्हाट एम एल टी माइनस 2, और नीचे आ जाएगा एल क्यूब. तो दिस इज M1 L माइनस 2 T माइनस 2. ऐसा है, ऐसा सेकंड ऑप्शन में है, तो ये सेकंड ऑप्शन हो गया. कंप्रेसिबिलिटी, बल्क मॉडुलस निकाल लेते हैं पहले. बल्क मॉडुलस क्या होता है? स्ट्रेस बाई स्ट्रेन ही होगा. तो स्ट्रेस बाई स्ट्रेन, फोर्स बाई एरिया, और स्ट्रेन की कोई डायमेंशन होती ही नहीं है. ठीक है ना. प्रेशर से भी निकाल सकते हैं, डेल्टा P डेल्टा V बाई V है ना बल्क मॉडुलस. तो इसकी तो कोई डायमेंशन होती नहीं है. डेल्टा P की डायमेंशन प्रेशर की ही डायमेंशन होती है. ठीक है ना. तो प्रेशर की जो डायमेंशन होगी वो ये ऊपर लिखी हुई है, तो एम एल 2 एल माइनस 2 टी माइनस 2. लेकिन ध्यान रखिए, कंप्रेसिबिलिटी इज 1 बाई बी. ठीक है ना. तो 1 बाई बी करना ना भूलें. एम माइनस 1 एल 2 टी 2, एम माइनस 1 एल 2 टी 2. तो इस तरह की जो डायमेंशन है एम माइनस 1 एल 2 टी 2, ये किस ऑप्शन में है? एम माइनस 1 L2 T2. नहीं, ये प्रेशर ग्रेडियंट है, मेरे से मिस्टेक हो गया. दिस इज प्रेशर ग्रेडियंट, नॉट प्रेशर. तो एक मिनट रुकिए. प्रेशर जो होगा वो होगा ML2 T माइनस 2, सॉरी ML T माइनस 2 अपॉन एल एरिया एल स्क्वायर. तो दिस इज व्हाट M1 L माइनस 1 T माइनस 2. इसका 1 बाई बी करिए, तो दिस इज M माइनस 1 L1 T2. ऐसा मिल जाएगा, M माइनस 1 L1 T2. ये रहा. तो ये थर्ड ऑप्शन में है, थर्ड ऑप्शन में. क्लियर?
तो देखो ऊपर प्रेशर ग्रेडियंट था, है ना, लिखते लिखते मुझसे मिस्टेक हो गया। यहाँ जो काम आएगा वो प्रेशर का काम आएगा। नेक्स्ट, ए मोनोक्रोमेटिक लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए मेटेलिक प्लेट हैविंग वर्किंग इनटू 5, वर्क फंक्शन होगा यहाँ पे, हैविंग वर्क फंक्शन, हैविंग वर्क फंक्शन 5, ठीक है ना। एन इलेक्ट्रॉन इमिटेड नॉर्मली टू द प्लेट फ्रॉम ए पॉइंट ए विद मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन प्लेट से निकला, यहां से निकला मान लीजिए, ठीक है ना, के मैक्स से। अब ये कह रहे हैं इट पासेस थ्रू ए कर्व एंड हिट बैक्स द प्लेट एट पॉइंट बी, ये ए पॉइंट है, ठीक। तो ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ, मतलब मैग्नेटिक फील्ड में पास होगा। द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी गिवन द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ई मास ई। तो प्लैंक कांस्टेंट, टेक द मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट थ्रू आउट द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब मैग्नेटिक फील्ड में जा रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड में आपको पता है आर बराबर एम वी बाई क्यू की रेडियस पे घूमता जाएगा, ये इसकी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये ऐसे घूमता जाएगा और यहां से निकल वापस इसी में आ जाएगा प्लेट पे। ये प्लेट है तो ये डिस्टेंस 2r होगी, मतलब डायमीटर के बराबर होगी। तो ये डिस्टेंस पूछिए हमसे, एंड दिस डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू वॉट, 2r, और इट इज 2mv बाई क्यू बी। और इसको मैं, है ना, ऐसा भी लिख सकता हूं, 2 अंडर रूट ऑफ 2mk काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाई क्यू बी, ऐसे भी लिख सकता हूं, क्योंकि हमें काइनेटिक एनर्जी गिवन है एक्चुअली। इसमें कैसे निकलेगी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, ठीक है ना। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए हमें पता है एच सी बाई लेमडा इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट, 5 प्लस के मैक्स। तो हम जानते हैं कि के मैक्स की जो वैल्यू है बेटा वो एच सी बाई लेमडा माइनस 5 हो जाएगी बेटा। तो इस के मैक्स की जगह हम पुट कर देंगे, देखो एच सी बाई लेमडा माइनस 5, और ये जो 2 है ना बाहर वाला, इसको इसके अंदर ले जाएंगे, अंदर ले जाएंगे तो 4 जाएगा, 4 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 8। तो देखो जगह बोर्ड पर कम है, मैं लिखता हूं आंसर, अंडर रूट के अंदर हो जाएगा 8। कैसे हो गया क्लियर। एम काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम को हम ऐसे लिख सकते हैं, एच सी बाई लेमडा माइनस 5, ठीक है ना, ये बन गया अंडर रूट के अंदर। अब चार्ज इसका जो है वो क्यू ई आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो ई बी 1 अपॉन ई बी। तो देखो ये कौन से ऑप्शन में है, 8 एम एच सी बाई लेमडा माइनस 5 डिवाइडेड बाई ई बी, ये रहा, सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं, सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड में घूम के वापस उसी प्लेट पर टकरा रहा है, तो डायमीटर के बराबर डिस्टेंस होगी। और इस रेडियस का फॉर्मूला हम सब लोग पढ़ते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, R इज इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्फेरिकल सरफेस सेपरेट्स टू मीडिया ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 एंड 1.5, ठीक है ना। अब आपसे क्या कहा है, डिस्टेंस ऑफ द इमेज, बस डिस्टेंस ऑफ द इमेज कैलकुलेट करनी है, सब कुछ गिवन है। देखिए n1 गिवन है, n2 गिवन है, इसका जो सेंटर है वो लाइट की डायरेक्शन में इस तरफ आ रहा है, तो ये r जो है वो हम लिखेंगे 0.4 मीटर, क्लियर। और u की वैल्यू हम लिखेंगे -2 क्योंकि लाइट से उल्टा है, तो दिस इज -0.2। फॉर्मूला हम सब लोग जानते हैं, n2 बाई वी माइनस n1 बाई यू इज इक्वल टू n2 माइनस n1 बाई आर। v कैलकुलेट करना है, तो n2 इज व्हाट 1.5 बाई वी माइनस n1 इज 1, u की वैल्यू -0.2, n2 माइनस n1 3/2 या 1.5 माइनस 1 अपॉन r, r की वैल्यू 0.4। इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो देखो ये ऊपर आएगा 0.5, ठीक है ना। तो इसे सॉल्व करेंगे तो दिस इज 1.5 बाई वी बराबर, ये कितना हो गया 0.5 बाई 0.4, ठीक है। और ये उधर चला जाएगा -1.2। सॉल्व करते हैं तो इसको भी 2/2.4 बना लेते हैं नीचे, तो क्या आ गया 0.5 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 0.4 आ गया, ओके। तो
ये आ गया -1.5 डिवाइडेड बाई 0.4, ठीक है, एंड दिस इज व्हाट 1.5 बाई v, तो v इज इक्वल टू -0.4 आंसर आ गया इसका। अब -0.4 का क्या मतलब है? -0.4 का मतलब है ये इस तरफ बनेगी इमेज, लेफ्ट, मतलब जो सरफेस है इससे लेफ्ट में इमेज बनेगी, क्योंकि 0.4 दो जगह है, तो 0.4 लेफ्ट ऑफ द स्फेरिकल सरफेस, ठीक है ना। तो ये देखिए ऑप्शन 4 यहाँ, मैं ओरिजिनल पेपर की मेरे पास जो है उसकी बात करूं तो उसमें ये 4 पे था ये वाला ऑप्शन, लेकिन इन्होंने जो टाइप किया है वो फर्स्ट पे, तो यहाँ जो आंसर है बेटा ये फर्स्ट होगा, 0.4 मीटर लेफ्ट ऑफ द स्फेरिकल लेंस, नो डाउट, ठीक है ना। ये जिस पेपर में ये मतलब पहले जो जिससे इन्होंने सॉल्यूशन लिखा है इसकी टाइपिंग के सीक्वेंस में कुछ मिस्टेक है, तो ये 4 की 1 पर पहुंच गया है 4 की जगह पे, ठीक है। तो यहाँ पर जो दिया है उसके अकॉर्डिंग सही आंसर क्या होगा? 1, ठीक। The equation of the real gas is P plus A by V square V minus B RT, तो ये तो बहुत बार आता है, द टेम्परेचर ऑफ द गैस, तो यहाँ आपको इसका डायमेंशन बताना ए बी स्क्वायर का, वेरी सिंपल। तो हम जानते हैं, देखो इन दोनों का डायमेंशन सेम ही होगा, इन दोनों का भी सेम होगा, रूल है एडिशन सेम टाइप की फिजिकल क्वांटिटी का होता है। तो प्रेशर इज व्हाट ए बाई वी स्क्वायर लिख सकते हैं, डायमेंशनली वी इज बी, तो मैं ए की डायमेंशन पी वी स्क्वायर लिखूंगा और बी की डायमेंशन लिखूंगा वी, ठीक है। तो ए अपॉन बी स्क्वायर की पूछी है ना उन्होंने, ए बी पावर -2 मतलब ए अपॉन बी स्क्वायर की डायमेंशन बताओ, तो ए की डायमेंशन हो जाएगी पी वी स्क्वायर और बी स्क्वायर की डायमेंशन क्या हो जाएगी? वी स्क्वायर। तो ये तो वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया? प्रेशर। अब प्रेशर इसमें है ही नहीं, तो देखो प्रेशर जो होता है वो एनर्जी डेंसिटी 2/3 E के बराबर होता है गैस में, एंड ये क्या है? दिस इज व्हाट एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और नहीं तो कैलकुलेट कर लो, इसी से मैच करेगा। तो इसका जो सही डायमेंशन मैच करेगा वो एनर्जी डेंसिटी से करेगा। ये गैस में फॉर्मूला होता है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज में, 2/3 टाइम्स ऑफ एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू प्रेशर, ओके। Steel wire of length 2 meter and Young modulus of 2 into 10 raised to power 11 is stressed by a force if the Poisson's ratio and the transverse stress for the wire is 0.2 and 10 raised to power, ये है सिग्मा Poisson's ratio, एंड ये जो है वो ट्रांसवर्स स्ट्रेन है, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला होता है, इसमें एनर्जी डेंसिटी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो देखो पहले तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, ठीक है ना। अब ये क्या है, वायर को जब आप ऐसे पुल करोगे तो बेटा ये जो वायर है ना, ये वायर थोड़ा इस तरह से हो जाएगा, ठीक है ना, तो इसका सरफेस एरिया भी चेंज होगा, इसलिए इन्होंने ये पॉइजन्स रेशो दे रखा है। तो जो ये वाला जो स्ट्रेस है ये ट्रांसवर्स है और ये जो है वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है, तो हमें इस फॉर्मूले में निकालने के लिए लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन चाहिए। अब यंग मॉडुलस दिया है तो मैं इसको लिख सकता हूँ स्ट्रेस इज इक्वल टू यंग मॉडुलस इनटू स्ट्रेन, तो ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है ना। तो हाफ इंटू यंग मॉडुलस इंटू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का होल स्क्वायर, ठीक है। अब पॉइजन्स रेशो का फॉर्मूला होता है कुछ, पॉइजन्स रेशो का जो फॉर्मूला होगा दिस इज व्हाट लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन अपॉन ट्रांसवर्स स्ट्रेन, ठीक है ना। ट्रांसवर्स स्ट्रेन का वैल्यू इसमें गिवन है 10 रेज़ टू पावर -3, तो जो लॉन्ग और इसका वैल्यू भी गिवन है 0.2, तो उल्टा लिख दिया शायद मैंने, ट्रांसवर्स स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ट्रांसवर्स स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज इक्वल टू व्हाट? सिग्मा। तो जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है बेटा दैट इज ट्रांसवर्स स्ट्रेन अपॉन सिग्मा हो जाएगी, तो ये ट्रांसवर्स डायरेक्शन है, ठीक है ना, और ये लॉन्गिट्यूडनल, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की जो वैल्यू होगी वो 10 रेज़ टू पावर -3 डिवाइडेड बाई 0.2, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कितना? 0.2,
0.2 ऊपर ये जाएगा 10, 5 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है, 5 इंटू 10⁻⁻3 लिख सकते हैं, ठीक है। ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का जो वैल्यू आएगा दिस, ओके। तो यहाँ देखते हैं हाफ, यंग मॉडुलस कितना है, यंग मॉडुलस 2 इंटू 10⁻11, और इसको क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर करेंगे तो 25 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है। अब ये कितना बन गया बेटा, ये कैंसिल हो गया, 25 इंटू 10⁻5, 25 इंटू 10⁻5, तो यहाँ जो आंसर होगा वो आ जाएगा 25। तो एनर्जी जो स्टोर्ड होगी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज 25 इंटू 10⁻5। The measured angular separation between the second minimum of the left of the central maxima and, तो देखो यहाँ ये डिफ्रैक्शन पैटर्न सिंगल स्लिट वाला है, यहाँ पैटर्न बनेगा, तो ये कुछ ऐसा कह रहे हैं कि यहाँ से लेफ्ट में थर्ड मिनिमा और राइट में थर्ड और सेकंड, यहाँ लेफ्ट में सेकंड बोल दो, इसको थर्ड बोल दो, तो ये 5 मिनिमा हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इसका मतलब यहाँ ये एंगल हमें गिवन है 30 डिग्री, ओके। तो अब हम कह सकते हैं इसको कि दिस इज व्हाट, एक फ्रिंज विड्थ जो है वो लैम्डा बाई ए में आती है, तो दिस इज व्हाट 5 लैम्डा बाई ए इज इक्वल टू व्हाट थीटा, ए इसका साइज होता है, तो ए कैलकुलेट करना है, ठीक है ना, तो साइन थीटा होगा, ठीक है ना, ए साइन थीटा, तो 5 क्योंकि 30 डिग्री है, तो 5 लैम्डा अपॉन साइन 30 लिख देते हैं, साइन थीटा, तो 5 इंटू लैम्डा, लैम्डा कितना है 5 इंटू लैम्डा, लैम्डा 628 नैनोमीटर, ओके, 628 इंटू 10⁻⁻9, और साइन 30 की वैल्यू कितनी हो गई बेटा 1/2, तो ये हो गया 10, 628 इंटू 10⁻⁻8 हो जाएगा। आपसे क्या कहा है माइक्रोमीटर में बताओ, तो माइक्रोमीटर में हो जाएगा 6.28 इंटू 10⁻⁻6, इट इज 6.28 माइक्रोमीटर अप्रोक्सीमेटली, ठीक है ना। तो यहाँ जो इंटीजर भरेंगे वो कितना भरेंगे 6। तो ये डिफ्रैक्शन का क्वेश्चन था। तो एंगुलर विड्थ का हम सब फॉर्मूला जानते हैं, ए साइन थीटा मिनिमा के लिए लिखेंगे एन लैम्डा, ठीक है ना, ये लिखेंगे, तो एन बराबर सेकंड के लिए लिखेंगे 2 लैम्डा, तो इधर वाला जो ये है ये 2 लैम्डा बाई ए, और इधर वाला जो है ये 3 लैम्डा बाई ए, ठीक है ना, मतलब 5 आप कह सकते हैं 5 मिनिमा के बराबर विड्थ है ये, 5 मिनिमास के बराबर, इसलिए हमने कर दिया 5 लैम्डा बाई ए इज इक्वल टू साइन, 5 लैम्डा बाई ए इज इक्वल टू साइन थीटा। A vessel of square cross section and height 6 meter is vertically partitioned a small window of, देखो इस तरह का एक स्क्वायर वेसल है, इसके अंदर इस तरह का एक स्क्वायर वेसल है ये, और इस वेसल के अंदर एक पार्टीशन है। अब इसमें एक तरफ रो 1 एक तरफ रो 2 है, और इसके अंदर एक छोटा है ना वो बनाया गया गेट, ऐसा क्वेश्चन है, डोर यहाँ पे, ठीक है ना, इस डोर को फिट भी किया है 3 मीटर डेप्थ पे, तो इसकी जो 6 मीटर हाइट है इसमें से 3 मीटर डेप्थ पे इसको फिट किया गया है, ये डोर है। तो अब आपसे इसमें ये पूछा है कि भाई ये कंप्लीटली वाटर है एक तरफ, तो इस तरफ वाटर है मान लो, और इस तरफ जो है वो कोई और सब्सटेंस है जिसकी डेंसिटी 1.5 है, इसकी 1000 है, इसकी 1.5 इंटू 10⁻³ है। What force need to apply on the hinge doors so that gate does not open? अब आपको पता है कि भाई देखिए इधर से फोर्स ज्यादा लगेगा P2 इंटू ए, इधर से फोर्स कम लगेगा P1 इंटू ए, तो अब आपको इधर से एक्स्ट्रा फोर्स लगाना होगा, यही फोर्स पूछ रहे हैं वो बस, और ज्यादा कोई टेक्निक नहीं है, ठीक है ना। तो और इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, और क्वेश्चन में क्या छोटा डोर है, ठीक है ना, तो रोटेशन से रिलेट नहीं करना है, एफ एक्स्ट्रा प्लस वाटर की तरफ वाला प्रेशर इनटू एरिया इज इक्वल टू दूसरे लिक्विड की तरफ वाला है
तो मैं एफ एक्स्ट्रा को कह सकता हूँ P2A माइनस P1A। अब देखो P2 का फॉर्मूला हो गया रो टू GH बाई 2 और P1 का फॉर्मूला हो गया रो टू GH, नहीं रो टू GH बाई 2 के रो टू GH ही होगा, ठीक है ना, रो 1 GH और एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे, एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है डोर का, ठीक है। तो रो 2 माइनस रो 1 GH इंटू एरिया, इसे कैलकुलेट करते हैं। देखिए रो 2 की वैल्यू क्या, रो 2 इज व्हाट 1.5 इंटू माइनस 1 10⁻3, ये आ जाएगा रो 2 माइनस रो 1। जी का वैल्यू कितना हो गया 10, एच का वैल्यू 3 मीटर, 3 मीटर नीचे है ये, ठीक है ना, और एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इट इज व्हाट 100 इंटू 10⁻⁻4। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो ये 10⁻6 हो गया टोटल 6, और 4 से कटेगा तो 100 आ जाएगा, टोटल मिला के 100 बचेगा। तो 0.5 इंटू 3, 0.5 इंटू 3 इंटू 100 बेटा, तो अब ये हो गया 1.5 इंटू 100, दिस इज वॉट 150, ठीक है ना। तो सिंपल 150 इज द आंसर। तो ठीक ठाक क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें थोड़ी लैंग्वेज है कि वेसल है, स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है, हाइट 6 मीटर है, वर्टिकली पार्टीशन है, ठीक है ना, और 3 मीटर डेप्थ पर है, टोटल 6 मीटर डेप्थ है। वन पार्ट ऑफ द वेसल जो है उस पर एक तरफ लिक्विड वाटर है, दूसरी तरफ है हाई डेंसिटी वाटर है। तो गेट जो उसके अंदर पार्टीशन में बना है उसको रोकने के लिए कितना फोर्स लगाना होगा, ठीक है ना, एक्स्ट्रा। तो next is what, gamma is the specific heat ratio of the monoatomic gas having 3 translational degree of freedom, and gamma B is the polyatomic gas। उसके लिए दे रखा है 3 translational 3 rotational degree और 1 vibrational mode। अब देखो 1 vibrational mode, अब ये आप NCERT में देखेंगे 1 वाइब्रेशन मोड जो होगा वो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम के बराबर होगा, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे। तो जो मोनोएटोमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो तो 3 है, और डायटोमिक का जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 3 प्लस 2 मतलब 8 हो गया, ठीक है। तो जो गामा ए है ना बेटा, ये 1 + 2/3, दिस इज व्हाट 5/3, और गामा बी जो है दिस इज 1 + 2/f, एफ की वैल्यू कितनी है, फॉर्मूला होता है गामा का 1 + 2/f, ठीक है। तो इट इज व्हाट 8, तो दिस इज 1 + 1/4, 5/4, और ये कितना है 5/3, ठीक। तो भाई गामा ए बाई गामा बी क्या निकालना है इसमें, इट इज, ठीक है ना। तो इसने कहा रेशियो ऑफ द रेशियो निकालना है, ठीक है ना। तो गामा बी ए अपॉन गामा बी करिए अब आप, तो गामा ए अपॉन गामा बी यहाँ थोड़ा मिसिंग है। इफ देखिए यहाँ लैंग्वेज में क्या है, इफ गामा ए अपॉन गामा बी इज इक्वल टू 1 + 1/n, ध्यान रखिए क्वेश्चन में गिवन है इफ गामा ए अपॉन गामा बी इज इक्वल टू 1 + 1/n देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n, ठीक है। तो मैं ये रेशो निकाल रहा हूं, दिस इज व्हाट 5/3 डिवाइडेड बाई 5/4, तो ये 4/3 आ जाएगा, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं 1 + 1/3 एंड इट इज 1 + 1/n। ये देखिए ये है क्वेश्चन एक्चुअली, तो n की वैल्यू कितनी होगी 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ए पर्सन ट्रेवलिंग ऑन द स्ट्रेट लाइन मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी u1, ठीक है ना, दिस इज व्हाट u1, ओके, एंड ए डिस्टेंस x, तो x डिस्टेंस चलता है u1 वेलोसिटी से, ठीक है ना, v1 गिवन है वहां पे एग्जाम में, एंड यूनिफॉर्मली स्पीड u2, तो इससे 3/2x डिस्टेंस v2 स्पीड से चलता है, ठीक है ना। इस v1 की वैल्यू वैसे 5 गिवन है नीचे देखो 5। अब आपको ये भी कहा एवरेज वेलोसिटी इज 50/7, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ v2, ठीक है ना। तो v2 का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो देखो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया इतना, टोटल टाइम जो हम लिखेंगे वो हम लिखेंगे 5/2x हो जाएगा ये, है ना ऊपर,
और टाइम में अलग अलग लिख देता हूँ, 5/2x टाइम लिख देता हूँ। इसका जो टाइम होगा वो x/v1 होगा और इसका टाइम x/3/2 प्लस होगा बीच में, प्लस 3/2 x/v2 होगा, ये इनका टाइम होगा। अब v एवरेज का वैल्यू आपको 50/7 मीटर पर सेकंड गिवन है और इसे आप सॉल्व कर लो, है ना, x कैंसिल हो जाएगा तो 5/2 तो ऊपर है और डिवाइडेड बाई, इसे मैं क्या लिख सकता हूं, 2v2 प्लस 3v1, ठीक है, अपॉन v1 v2, ऐसा लिख सकता हूं। तो ये मैं क्या कह सकता हूं भाई, और नीचे भी 2 आएगा, है ना, 2v1 v2, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा बेटा। तो दिस इज व्हाट 5v1 v2 अपॉन 2v2 प्लस 3v1, इसमें भी v1 की वैल्यू 5 है, वो भी पुट कर दो। तो 5 × 5 25v2 अपॉन 2v2 प्लस 15, ऐसे आ जाएगा। और अब इसे 50/7 से देखो तो ये 50 कैंसिल हो गया बेटा इससे, है ना, 25 से ये कैंसिल हो गया, तो 2 बार 2/7, तो अब आपको मिल गया क्या, 2/7 इज इक्वल टू v2 अपॉन 2v2 प्लस 15। देखो 4v2 प्लस 30 इज इक्वल टू 7v2, तो v2 3v2 बराबर 30, तो v2 का आंसर आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। तो इसका जो सही जवाब होगा 10 होगा। तो ये फाइनल फर्स्ट पेपर के फर्स्ट पेपर ही था ये, 2 अप्रैल को एग्जाम शुरू हुआ था सेशन 2 में, और ये शिफ्ट 1 का पेपर था, तो काफ़ी इजी था। इस पेपर के बाद सभी पेपर भी इसी तरह के ट्रेंड से इजी ही थे। थैंक यू।